आप देख सकते हैं कि मोदी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जो कि मनीष जायसवाल जी और रोशनलाल चौधरी जी आज तक नाम पे जीते, और हमारे योगी आदित्यनाथ भी आए थे। तो इस टॉपिक पे आपको क्या कहना है, जो सफलता नहीं मिल सका अभी तक? जैसे ये सेंसिटिव मुद्दा है। जी। मोहदी पहाड़ 500 ऊंचा मीटर ऊंचा पहाड़ है। जी। और इस पे बहुत ही प्राचीन शिव मंदिर है जो जी। 250 से 400 साल पुराना बताया जी, जाता है। बुढ़वा महादेव। बुढ़वा महादेव जिसे बोलते हैं। जी। और इस रास्ते में जो झंडा है वो शायद 40 साल से रामनवमी का झंडा पास नहीं होता। जी। और हरली ग्राम में एक मेला लगता है और बड़का गांव में भी मेला लगता है। तो वहाँ झंडा जाने के लिए वहाँ बीच में मुस्लिम कम्युनिटी है जो झंडा पास नहीं करने देते। और ये 40 साल हो गया है और इसके चलते 2-3 लोगों का जान भी गया है जी। झंडा पास करने के लिए। हाँ, आप जैसे कि देख सकते हैं कि रामनवमी मेला टाण में कार्तिक महतो का लगा हुआ है स्टेच्यू, और एक व्यक्ति हैं जो लोग शहीद हो गए हैं। तो सरकारें जो वादा करती है चुनाव से पहले, हम ये करेंगे, और नहीं करती है। आपने जैसे एक बात बोला कि मुस्लिम कम्युनिटी के लोग रोकते हैं, तो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग रोकते हैं कि पुलिस प्रशासन या फिर सरकारें रोकती है? कि इस पर अभी बहुत सारा चला, जैसे कि हमारे रामचरित्र सर थे, वो भी बात किए सोशल मीडिया में, वो वीडियो आपको ऐड करके दिखा देंगे। तो क्या ये सब खाली मुद्दा वोट बैंक है, या फिर आस्था का वास्तविक केंद्र है? थोड़ा बताइए राहुल जी, क्या काम होना चाहिए? ठीक है राहुल जी, बताइए। जैसे ये मुद्दा तो बहुत सेंसिटिव है, मैंने पहले भी बोला था। जी। और अगर हमारे सांसद और विधायक चाहे और पुलिस प्रशासन चाहे तो ना तो किसी पक्ष का झंडा रुकेगा ना ही किसी का कुछ रुकेगा। लेकिन हमारे सांसद और विधायक और पुलिस प्रशासन की लापरवाही की वजह से वहाँ झंडा आज तक पास नहीं होता। जी, बात तो सही है आपका। चलिए ठीक है, सिस्टम समझिए कि एक तरह से खाली, चाहे कोई भी पार्टी का हो, सिर्फ आपस में राय मशवरा करके मुद्दा को भटकाता है आम जनता को डिस्टर्ब करने के लिए। अब हम लोग पहुंचते हैं बुढ़वा महादेव की ओर, जो कि बहुत पुराना है। और समझिए कि रजरप्पा के बाद और एक भद्रकाली के बाद तीसरा एक वो स्थान बनने जा रहा है कि जो बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होता है। अभी चलेगा जल यात्रा, कांवड़ यात्रा बहुत सारा चलता है। बुढ़वा महादेव के बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, इस 250 से 400 साल पुराने प्राचीन मंदिर में जी। मान्यताएं तो बहुत है, जी। मन्नतें भी पूरी होती है। जी। लेकिन सरकार को ध्यान देना चाहिए इसके जीर्णोद्धार तक जी। कि कैसे इसको डेवलप करा जाए। जी। आखिर डेवलप होगा टूरिस्ट हब के को लेके। हाँ, लोग आएंगे जाएंगे रुक रुक घूमेंगे। बंद कर आ गया। जैसे कि अभी राहुल जी बताएं, आप समझ सकते हैं कि टूरिज्म के लिए बना सकते हैं। वैसा वैसा बड़कागांव करमपुरा क्षेत्र के अंदर 82 गांव 23 पंचायत के अंदर बहुत जगह है, जैसे में इसको है, इसको पर भी पूछेंगे बताएंगे। हमारा उधर कंपनी ग्रस्त तरफ एक दो मंदिर भी है। 5 देवी देवता के नाम पे जाना जाता है, 5 बहन के नाम पे जाना जाता है। केरेडाड़ी रोड में है मंदिर, बहुत सारा है। तो सरकारें सिर्फ कहती हैं हम ये करेंगे वो करेंगे। अभी विस्थापन का भी मुद्दा है, उस पर भी जाएंगे। अभी बहुत दिन से प्रोटेस्ट चल रहा है करमपुरा का पूर्वी साइड, जो बोलते हैं हरली बादम गोंदरपुरा, बहुत सारा गांव है। इस पर आपका क्या कहना है? जब जनता कह रही है एक लाइन में हमें ज़मीन नहीं देना, ज़मीन हमारी पहचान है, इस टॉपिक पे आपका क्या कहना है? देखिए, बड़का गांव बहुत ही फेमस जगह रहा है जी। हमेशा से। यहाँ धार्मिक और बड़का गांव एरिया में कोयला बहुत ज़्यादा है। अब कोयला का खनन भी करना है आपको जी। तो उस एरिया में करिए जहाँ कोई प्रॉब्लम ना हो। आप अगर जहाँ इंसान रहते हैं उस आसपास में खनन करिएगा तो प्रॉब्लम होएगा। ठीक है, आगे देखते हैं राहुल जी का क्या विचार रहता है करमपुरा पूर्वी क्षेत्र का, जो अभी मुद्दा चल रहा है विस्थापन का। पूर्वी में तो ऑलरेडी बहुत लोग परेशान हो चुके हैं, जैसे में आप देख सकते हैं रोशन, ये आपका अम्बा प्रसाद का फैमिली, जो कि 3 विधायक उनका घर में, एक मंत्री पिताजी, वैसा वैसा व्यक्ति को समझिए उठा फेंक दिया गया। तो आम जनता के जब ज़मीन पर अधिग्रहण कर दिया जाएगा, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? क्या आप बताइए राहुल जी। जैसे विस्थापन हमेशा से मुद्दा रहा है। जी। अगर कहीं डेवलप करना है तो विस्थापन तो होता ही है। जी। लेकिन विस्थापन कहाँ करना है? जहाँ सरकार को फायदा मिले। जी। अब किसी भरा पूरा गांव को आप उठा के कहीं बाहर फेंक दीजिएगा ये तो गलत बात तो है। ये तो पूरा गलत बात है।
आपको विस्थापन कहाँ करना है, लैंड फॉरेस्ट ज़मीन है, आप उस ज़मीन पे देख सकते हैं कि हाँ कैसे कर सकते हैं। जैसे फॉर उसके एग्जाम्पल साथ में जी, हाँ, बोलिए। जैसे फॉर एग्जांपल आप समझ सकते हैं कि 23 लाख हेक्टेयर ज़मीन रघुवर सरकार के समय से लैंड एक्ट में डाला हुआ है, उस ज़मीन को भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको पास वैकल्पिक रास्ता का व्यवस्था नहीं है, ठीक है, आपको ज़मीन ही लेने का शौक है तो आप लीजिए, लेकिन उसका लिए ग्राम सभा का सहमति होना चाहिए, लोगों का मुआवजा लीजिए। डेटा बोलता है 1 एकड़ के नीचे 60 करोड़ का लमसम खनिज है, काट मार के 30-35 करोड़ रुपया आधा बचता है। आप जमीन का 25 लाख रुपए देते हैं 1 एकड़ का, किस तरह से मुआवजा देते हैं? मुआवजा कम से कम सही दीजिए। लेकिन अभी पूर्वी में तो मुआवजा की बात नहीं है, पश्चिम में मुआवजा की बात है। आप जैसे कि आप थोड़ा बता सकते हैं कि गरमपुरा क्षेत्र में जब कंपनी शुरू में आई थी 2004 से स्टार्टिंग हुआ था, लड़ते लड़ते 2014 में खुलने सका, पूरा सफलता मिला उसको। तो कितना बड़ा बड़ा वादा किया था, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, उनका वादा तो बहुत बड़ा बड़ा था। जी चकाचक सड़कें, जी 24 घंटा बिजली, एजुकेशन हब के लिए अच्छे अच्छे वादे किए गए थे कि कॉलेज बनेगा, यूनिवर्सिटी बनेगा, बहुत सारे वादे किए गए, लेकिन मिला कुछ भी नहीं। अच्छा, उनका एक ये भी वादा था बहुत बड़ा कि जो आइडियोलॉजी भी है, आप समझ सकते हैं कि एशिया का सबसे बड़ा केन बेल्ट, मतलब 21 किलोमीटर लंबा है कंपनी एनटीपीसी के पास, उसको कोयला लेने का उसी से परमिट था, लेकिन ज़बरदस्ती वैकल्पिक रास्ता वो बना लिया है रोड से। और जो हत्या हो जा रहा है स्टूडेंट, उसमें कुछ नहीं, क्या 4 लाख 5 लाख दे देता, क्या मतलब एक व्यक्ति का जीवन के साथ इस तरह करना चाहिए? और सरकार और सिस्टम क्यों नहीं मतलब आवाज़ उठाती कि आप अपना बेल्ट स्कॉलर ढोवें? देखिए, वो बेल्ट बना था कोयला ढोने के लिए, जी ये बात सही है, लेकिन उसको ना छोड़ के सड़क मार्ग से जो हाईवा से जा रहा है उसमें तो बहुत ज़्यादा जाने जा रही है भाई। एक्सीडेंट हो रहे हैं डेली, सुनने में अभी 2-3 दिन पहले की बात है, एक एक्सीडेंट हुआ तो जी वो मर गया बेचारा। अब उसको अगर मुआवजा में 4 लाख आप दे रहे हो तो उससे क्या फ़ायदा? उसका परिवार 4 लाख में तो गुजारा नहीं होएगा, या वो मर गया तो उसका क्या? उसका कोई है सरकार के पास जवाब? नहीं बा- है, ना कंपनी के पास जवाब है। आप करिए, अपना काम करिए, लेकिन सफाई से। अगर आपको काम करना है तो आप अपना पर्सनल रोड डेवलप करिए। आप जनता के लिए जो रोड है उस पे आप ना करें ये सब। अगर करते भी हैं तो आपको सावधानी बरतना पड़ेगा, नहीं तो। अभी आप जैसे बताएं राहुल जी, एक अब वादा ये भी है कि रोजगार देंगे, कंपनी बहुत बड़ा बड़ा वादा करती कि कंपनी आएगी, रोजगार आएगा। आप देख सकते हैं हमारे सामने उड़ी मारी में कंपनी है सीसीएल, एक कार्ड का पेमेंट है लाखों से ऊपर, पेंशन मिलता है अच्छा खासा। और एनटीपीसी हो या त्रिवेणी हो या जो भी कंपनी हो, अडानी वगैरह, इतना गंदा पेमेंट देता है। बड़ा पेमेंट वाला लोग झारखंड के बाहर का रहता है, महाराष्ट्र वगैरह दूर से जो आते हैं उनको बड़ा पेमेंट देता है। और यहाँ 12,000 14,000 इस तरह करके 16,000 में खटाया जाता है अनलिमिटेड। क्या ये लेबर एक्ट का उल्लंघन नहीं है? जो नया लेबर एक्ट आया, 800 रुपये से कम नहीं देना है, 8 घंटे से बेसी नहीं खटाना है, महीना में 24 दिन ही काम कराना है, ये सब सिस्टम का उल्लंघन कंपनी खुले आम करता है। हमारे प्रतिनिधि लोग क्यों नहीं इस पर सवाल करते हैं? देखिए, एकदम ये सही बात है। लेबर एक्ट में जो था वो होना चाहिए, क्यों नहीं होएगा? ये सरकार की लापरवाही है, अधिकारियों की लापरवाही है, और कंपनी का जो है उसका भी लापरवाही है। जी अगर आप बाहरी व्यक्तियों को झारखंड में झारखंड के खनिज के लिए लग रहे हैं तो ये पूरा पूरा गलत बात है। आपको ये करना चाहिए कि झारखंडी जो लोकल हैं उसको आप हर तरह से सुविधा दें, आप उस तरह का नौकरी दें। अब आप लोकल को 8,000 10,000 में खटवाइएगा, 12,000 में, और बाहर वाले 80,000 90,000 लाख लाख रुपए लेके जा रहे हैं, ये तो गलत बात है। जमीन हमारी, जमीन सब हमारी। कुछ हमारी, पॉल्यूशन हम खाएं, और मजा बाहर ही लेके जा रहे हैं, ये तो गलत बात है। ये झारखंड झारखंड सरकार या तो सेंट्रल गवर्नमेंट, सबको देखना है ये चीज़। आप जैसे कि इतना सी बताएं, ठीक है, कंपनी का हो गया। अभी हम लोग का टॉपिक चेंज करते हैं, दूसरा तरफ बढ़ते हैं। थोड़ा राहुल जी आस्तिकता के नाम पे अपना सोशल मीडिया में पहचाने जाते हैं। समझिए कि आस्तिकतापन इनके अंदर कूट के भरा हुआ है। थोड़ा इस पर चर्चा करते हैं। आपको अभी जो देश में हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं या योगी जी हैं, नरेंद्र मोदी जी का समझिए एक तरह से टाइम पूरा गया है, तो नेक्स्ट आप प्रधानमंत्री किसको देखना चाहते हैं? एकदम बेशक योगी जी आना चाहिए, योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ आना ही चाहिए।
और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह आए दिन कांग्रेस देखिए या अदर पार्टियां देखें, जैसे वो होता ना टोपा लगा के जनता का टोपा काट देना, तो हिंदू को हमेशा से टोपा लगा के टोपा काटा जा रहा है, जो सरासर गलत है। और ये जब से राम मंदिर बना है, अभी एक मुद्दा मैं बताता हूँ, राम मंदिर बना, इस मुद्दे पे सबने कहा कि नहीं बनना चाहिए, ये नहीं बनना चाहिए, हॉस्पिटल बन जाना चाहिए। और आज जब राम मंदिर में चंदा चोरी का बात आया जी, तो ये तो करवाया तो अखिलेश यादव ने, ये तो एकदम पूरा प्रूव हो गया है। अखिलेश यादव जी चोरी हाँ, वही करवाए, उनका ही आदमी 980 बार 3 साल में बात हुआ है, और जिस दिन चोरी हुआ था उस दिन 3 बार बात हुआ था। ये तो मायने रखता है। आप अगर हिंदू सरकार जो बीजेपी है इसको बदनाम करना चाहते हैं तो ये तो गलत बात है। अब रही बात, अब चंदा चोरी के लिए जी उनको नहीं जिम्मेवार करना चाहिए किसी को भी, उनका कोई राइट ही नहीं कि वो आवाज़ उठाएं। क्यों उठाएंगे भाई? अगर आपने बोला कि मंदिर नहीं बनना चाहिए और जब मंदिर बना तो आपको उसमें कोई राइट नहीं है चंदा चोरी में बोलने का। हिंदू हैं, उनको जेल होगा, हम लोग हैं, खड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मोदी जी हैं, योगी जी हैं, सब कुछ हो रहा है। अभी जैसे आपने बताया अखिलेश यादव जी का बात की, उनका दोबारा चोरी करे, ठीक है, ये तो जांच का विषय है, कौन लोग उसमें आरएसएस का लोग हो या हिंदू परिषद, विश्व हिंदू परिषद का हो या बजरंग दल या बीजेपी का, वो तो जांच का विषय है। लेकिन और भी विभिन्न तरह का, जो जैसे मोहम्मद गजनबी ने लूटा था एक मंदिर को, तो और भी जो देश में का मंदिर है, ये जो देश में दूसरा मंदिर जगह पे जो लुटारा चल रहा है, अभी लेटेस्ट में आप जैसे राम मंदिर का चर्चा किए, हमारा बड़का गांव में करमपुरा क्षेत्र में बड़का चौक में राम जानकी मंदिर है, वहाँ से भी चोरी हो गया। तो हर जगह पे प्रतिनिधि को क्लेम करने से पहले उसका तर्क समझना चाहिए कि कैसे चोरी हुआ। ठीक है, प्रतिनिधि का जिम्मेवारी बनता है कि कैसे हुआ, क्या हुआ, उस पर चर्चा करना चाहिए। लेकिन और भी जगह जो चोरी हो रहा है उस पर आपका क्या कहना है? वहाँ भी क्या अखिलेश यादव जैसा कुछ दूसरा व्यक्ति है या वहाँ फिर भाजपा आरएसएस का लोग है? थोड़ा बताइए। देखिए, कुछ असामाजिक तत्व होते हैं जी, जो ऐसी कांड करते हैं ताकि सरकार को बदनाम मिले, या इसमें हो सकता है कि एंटी पार्टी है जी, जो करवा सकता है, विपक्ष। हाँ, विपक्ष। लेकिन ऐसा भी होता है कि जैसे कुछ लोग होते हैं कि उनको कुछ मतलब नहीं है धर्म और धंधा से, उसे धर्म और धंधा में सब कुछ सेम दिखता है, तो वो चोरी कर लिया। तो ऐसे हर चीज़ में सरकार को भी दोष नहीं दे सकते, ना विपक्ष को दे सकते। लेकिन राम मंदिर वाला में तो देखो, वो तो बड़ी आस्था की विषय है हिंदू के, इतना बड़ा मंदिर कैसे चोरी हो गया भाई, ये एक तो बहुत बड़ी बात है। और रही बात हमारे एरिया में चोरी हुआ, वो बहुत ही शर्मनाक है, और इस चीज़ पे ये करना चाहिए, सरकार को देखना चाहिए, प्रशासन को देखना चाहिए। जैसे आपने बताया राम मंदिर का सारा क्रेडिट लिए योगी आदित्यनाथ जी, नरेंद्र मोदी जी, तो सोशल मीडिया में पूरा ट्रेंड चल रहा है कि ज़्यादा श्रेय, जब हर चीज़ का श्रेय आपने लिया तो चोरी का श्रेय आपको लेना चाहिए। तो इस तरह का क्लेम जो दे रहा है लोग, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, श्रेय अच्छा है, लेकिन अगर चोरी हुआ है तो ये भी तो देखना कि कैसे करा जी, कौन करवाया, ये देखना बहुत जरूरी है। आपने श्रेय बनवाया तो श्रेय लिया ना, अगर चोरी आपने नहीं करवाया तो फिर कैसे कह देंगे कि हमने चोरी करवाया भैया? बात ये भी तो है। चलिए ठीक है, अब हम लोग दूसरा मुद्दा पे जाते हैं। अभी जैसे कि सोशल मीडिया पर एक और बात चल रहा है कि 60 किलोमीटर तक चाइना घुस गया है, जो कि डेटा से पता चलता है वो बहुत पहले से ही कब्जा में रखा हुआ है, नेहरू का समय से। तो उसमें एक प्रधानमंत्री को बोलना सही नहीं, लेकिन जो चीज़ का विश्व गुरु डंका पिटते हैं, उसका अकॉर्डिंग नरेंद्र मोदी जी को कुछ उसमें नियंत्रण करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए। लेकिन सोशल मीडिया में बात चल रहा है कि नए गांव में अभी मतलब देश में चल रहा है 50 तरह का बात, और मेलोडी चॉकलेट खाते हैं, घूमते फिरते हैं। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, हर इंसान का पर्सनल लाइफ होता है जी, जरूरी है। अगर आपके कुछ दोस्त हैं, हमारे भी दोस्त हैं, राइट, हम तो भाई अगर कितना बड़ा भी पद में होंगे, दोस्ती तो हम निभाएंगे, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो जी, दोस्ती तो सबका होता है। अब रही बात चाइना अंदर आने का 60 किलोमीटर, तो ये पूरा फेक न्यूज है। 1962 के युद्ध में जब नेहरू जी थे प्रधानमंत्री, उस समय ही हमारा जो लाइन है, एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल जिसे बोलते हैं, अभी तक डिसाइड नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि चाइनीज सेना इधर गश्त के लिए आते हैं और इंडियन सेना उधर गश्त के लिए जाते हैं, तो इसमें क्या है कि मार्च तो होता है। आप तो ये नहीं कह सकते, तंबू भी लगाते हैं। अगर आप
60 किलोमीटर गए, 70 किलोमीटर गए, तो आपको एक दिन में चलना उतना पॉसिबल नहीं है। तो आप आ रहे हैं तो कहीं ट्रेन लगाइएगा, कहीं कुछ करिएगा, करेंगे ही। ऐसे इंडियन फोर्स भी जाता है और चाइनीज फोर्स भी आता है, तो इसमें ये देश के लिए कोई नहीं है। चलिए ठीक है, इनका कहना कि वो जांच का विषय है और सोशल मीडिया पे थोड़ा ध्यान देना है। हम लोग को हर एक बात पे तुरंत से उड़ना नहीं है, पहले उसे जांच पड़ताल करना है। अब हम लोग दूसरा टॉपिक पे आते हैं। आप नितिन गडकरी जी को जान रहे हैं, जो कि परिवहन रास्ता मंत्री हैं, और दूसरा में एक नितिन नवीन भी कोई मंत्री हैं। हाँ, वो भाजपा के अध्यक्ष हैं जी, ठीक है। तो वो समझिए कि अभी जो कि मान लीजिए हम लोग को आस्था हट हो जाता है जब मुस्लिम का नाम आता है या फिर और, लेकिन अभी लेटेस्ट में सोशल मीडिया पूरा ट्रेंडिंग चला, जिसमें मतलब कि भाजपा एंड को आरएसएस लोग को समझिए छवि खराब करने का या फिर आरोप जो समझ सकते हैं चल रहा है कि मोदी जी अपने से पतंग बढ़ा के हनुमान जी को उड़ा देते हैं, नितिन नवीन अपना गाड़ी के आगे नचाते हैं, बंगाल चुनाव हो तो राम लक्ष्मण सीता को रोड पे उतारते हैं। ये सब एक आस्था है, एक मतलब एक प्रदर्शन है कि वोट बैंक है कि क्या? इसमें भाजपा सरकार क्या करना चाहता है, इस सब पर आप थोड़ा बताइए। देखिए, रही बात पतंग वाली बात जो बजरंगबली का था जी तो वो तो कैमरा एंगल का कमाल था जी उड़ाया किसी ने, कैमरा एंगल से शूट हुआ तो वो दिखा कि मोदी जी कर रहे हैं जी ये तो पूरा फेक है। अब रही बात जो चुनाव में नितिन नवीन के जी का गाड़ी का आगे जो बजरंगबली डांस कर भाजपा का रहे थे, झंडा लेकर नाच रहे हैं, ये वो मतलब भगवान नहीं था कि क्या था? थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। देखिए, ये हम इसका निंदा करते हैं, ये नहीं होना चाहिए, चाहे कोई भी राष्ट्रीय पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो, जी ऐसा नहीं कर सकते। जैसे हमारे आसपास भी देखते हैं कि भोले बाबा को नचाते हैं या बजरंगबली नचाते हैं, बम बम भोले पूरा गांजा उंजा पी पा के ऐसे नचवाते हैं, मतलब डांसिंग वो जो होता है, तो वो सब गलत बात है। जैसे रासलीला करवाते हैं, ये सब गलत बात है, इसका हम पूरा विरोधी है। हम नहीं चाहते कि हमारे भगवान किसी के स्टेज पे डांस करें, ये हमारा नहीं है। और नितिन नवीन का गाड़ी के आगे का बात है तो ये गलत है, इस पे इसका हम निंदा करते हैं, ये नहीं होना चाहिए। और नितिन नवीन जी को भी देखना चाहिए कि उनके जो लो लेवल के कार्यकर्ता हैं, उन्होंने जब अरेंजमेंट करवाया तो क्यों ऐसा करवाया, ये तो छवि नुकसान का है। ठीक है किसी को भी ये हक नहीं है कि हमारी धार्मिक भावनाओं को आहत करे, चाहे कोई भी पार्टी हो, या पीएम हो या सीएम हो, कोई भी नहीं। हमारी भावनाओं का कद्र करे सरकारें, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात होंगी और सरकारों के लिए भी बड़ी बात होंगी। नहीं तो घमंड बड़ा होता है तो सबका दिन खराब होता है। तो सरकारें इस बात का ध्यान दें। रावण का घमंड जब नहीं चला तो फिर या तो नरेंद्र मोदी का ना चलेगा, ना तो योगी जी का चलेगा। देखिए, आप लोग हिंदू धर्म को लेके चलते हैं तो आप लोग उस हिसाब से भी करें ताकि आप पे उंगली ना उठे। चलिए ठीक है, अभी दो टॉपिक और चल रहा है हाई रेटिंग। एक नितिन गडकरी जी का बेटा लोग का बताया जा रहा है कि बहुत सारा ग्रोथ हो गया 500% का। तो इथेनॉल वाला जो मिस्टेक सोशल मीडिया पे चल रहा है, जिसमें मनीष कश्यप जी लाए हैं या मनीष कश्यप जी चुप हो गए हैं। अभी एक नया यूट्यूबर और है, वो भी सौरभ जोशी भी लगा दिया स्टोरी। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये तो आंतरिक चीज़ है, हमारे बस की बात नहीं है समझना, लेकिन जहाँ तक हम समझते हैं जी कि वो बहुत बड़े कोई छोटे नेता नहीं है नितिन गडकरी जी। जी अगर उनके बेटे हैं तो उनके लेवल से काम करेंगे भैया। जी उनके पास अगर 500 करोड़ है तो 500 करोड़ की फैक्ट्री डालेंगे ना। हम किसान के बच्चे हैं तो किसानों का, या हम तो ग्रो करना चाहते हैं ना, तो सब चाहता है कि उसका बच्चा ग्रो करे, तो इसमें इसमें बुरा मानने का ज़रूरत नहीं है। और रही बात E20 फ्यूल का, तो E20 फ्यूल जो होता है वो पहले E10 था, अभी E20 हो गया है जी तो ये तो मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं इस मैटर पे, तो मैं इस पे तो ज़्यादा बोलूँगा नहीं। लेकिन हाँ, सरकार को ध्यान देना चाहिए। अगर गाड़ियाँ ख़राब हो रही है तो सरकार को ध्यान देना चाहिए। एक बार में पूरा सिस्टम चेंज नहीं हो सकता। ऐसे भी कुछ अगर यदि नया चीज़ आता है मार्केट में तो शुरू क्रांति के साथ ही आता हाँ, है। क्रांति के साथ आता है। और आप अगर चाहिएगा, इथेनॉल क्या होता है, इथेनॉल बनाया जाता है गन्ना का सड़ा गला, ये सबसे बनता है इथेनॉल, जो बहुत साल पहले भी बना था। फोर्ड कंपनी के जो संस्थापक थे उन्होंने शुरुआत करा था, बीच में डाउन करके फिर पेट्रोल सस्ता हो गया। एक चीज़ है ना राहुल जी, कि जैसे विदेशों में वैकल्पिक रास्ता है, आपको E20 लेना लीजिए, E10 लेना लीजिए, E100 लेना लीजिए, या फिर शुद्ध पेट्रोल लेना वो लीजिए।
ये वैकल्पिक ऊर्जा, ये वैकल्पिक रास्ता भारत में होना चाहिए ना। जो अभी ज़बरदस्ती गाड़ी में डाला जा रहा है E20, मान लीजिए E20 सपोर्टेड गाड़ी 2020 के बाद आया सब, तो जिसका पास E20 सपोर्टेड नहीं हो, चाहे स्प्लेंडर हो या फिर अन्य कंपनी का हीरो होंडा वगैरह गाड़ी हो, जिसका E20 सपोर्टेड गाड़ी नहीं हो, वो व्यक्ति को अगर यदि ओरिजिनल पेट्रोल का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा तो क्या करेगा? इस पर आपका क्या कहना है? ऑप्शन देना चाहिए सरकार को? एकदम देना चाहिए, क्यों ना दे सरकार। आखिर आखिर सरकार क्यों कर रही है कि बाहरी चीज़ को हमको खरीदना ना ज़्यादा पड़े, पेट्रोलियम। और जब आप देसी चीज़ यूज कर रहे हैं तो आपको इस चीज़ का सहूलियत देना चाहिए। शुरू के कुछ सालों में आप करें, दोनों यूज करें, जिसको ज़रूरत होगा वो लेगा, जिसको ज़रूरत होगा E20 लेगा। इससे ना गाड़ी खराब होगा, ना हमें सरकार से कोई प्रॉब्लम होगी, ना सरकार को हमें से कोई प्रॉब्लम होगी। हम भी सपोर्ट करेंगे सरकार को। फ्यूचर के लिए ज़रूरी है इथेनॉल आधारित पेट्रोल E20 जरूरी है फ्यूचर एक मुद्दा ये भी चल रहा है कि हरदीप पुरी का ये काम था पेट्रोलियम मिनिस्ट्री का, तो नितिन गडकरी जी एंट्री ले। नितिन गडकरी जी का एक और भी जो सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग चल रहा है कि हम रोड को नेशनल हाईवे बना दिए हैं, विश्व को अमेरिका के बराबर, ये सब जितना बड़ा वादा किया गया 15 रुपये लीटर इथेनॉल देंगे, ये सब जो वादे करते हैं लोग आभास में आके या फिर मिस्टेक से या फिर अकबका जाते हैं, इस पर आपका क्या कहना है? जैसे आप रोड देख सकते हैं, रोड में वादा बड़ा बड़ा किया जाता है लेकिन कहीं पे बड़ा नेशनल हाईवे रोड बह गया, रोड गायब हो गया या फिर गड्ढा हो गया बड़ा बड़ा, जो कि सोशल मीडिया में देखने के लिए मिलता है। ये सब पर क्या नितिन गडकरी जी को ध्यान देना चाहिए या नहीं? एकदम देना चाहिए। अगर वो भारत के परिवहन मंत्री हैं जी, तो उनको ध्यान देना चाहिए, जरूर देना चाहिए, क्यों ना दें। आखिर सारे आपके अंदर काम कर रहे हैं, आपको लेवल बाई टाइट रखना पड़ेगा। अभी क्या है, अभी हाल फिलहाल में एक वीडियो आया था, जो रेलवे पिलर को बस सूखा सीमेंट और थोड़ा पानी डाल के, सब कुछ थोड़ा थोड़ा डाल के बनाया जा रहा, वो तो गिरेगा ना। और वो जिम्मेदारी किसकी है? ठेकेदार सही से बने। अब ठेकेदार अच्छा से काम नहीं कर रहा, उसको ऊंचा पोस्ट पे अफसर है, अफसर भी नहीं देख रहे तो उसके ऊपर उसका अलग अलग लेवल के होते हैं, सब रैंक तो पर हाँ, रैंक वाले देखने चाहिए, नहीं तो ऐसे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। और रही बात रोड का, तो बेशक बीजेपी सरकार आने के बाद रोड अच्छा बना है, हाईवे का दुगुना काम हो गया है, हर जगह कनेक्टिविटी हो रही है, लेकिन सरकार को कुछ कुछ मुद्दों पे ध्यान देने का ज़रूरत है। चलिए, हमारे साथ बहुत बेहतर शांतिपूर्वक राहुल जी बात किए, और भी हम लोग आगे बातचीत करते हुए बढ़ेंगे। और थोड़ा सा ये एक कभी तीखा सवाल जा रहे करने कि देश में हिंदुत्व का समझिए एक तरह से सरकार है, किस राज्य में सरकार है, और सारे संस्था बोलिए या फिर सारे पदाधिकारी बोलिए या फिर सिस्टम में बैठे लोग बोलिए, सारे लोग समझिए कि हिंदू ही हैं, गृह मंत्री हो या फिर सारा हिंदू है, राष्ट्रपति तक भी हिंदू है। तो फिर जो एक नेगेटिव फैलाया जा रहा है पूरा देश में कि देश में मुसलमानों से खतरा है, हमें पाकिस्तान से खतरा है, पाकिस्तान तो बिहार इतना भी, मतलब ये यूपी इतना भी, उसका उत्तर प्रदेश उसको ओगी बाबा अकेले देख लेगा। तो ये सब धमकी हम लोग को क्यों दिया जाता है? सरकार के लिए धमकाता है पाकिस्तान ये कर देगा वो कर देगा, ऐसे ऐसे तुच्छ लेवल का स्टेट से हम लोग को तुलना क्यों करा जाता है? तुलना ही कर रहा था अमेरिका से करेंगे, चाइना से करेंगे, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, हिंदुत्ववादी सरकार है, बेशक है जी, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व होते हैं जी, जैसे हमारे राहुल भैया को ही देख ले, वो क्या करते हैं कि भड़काने का काम करते हैं। उनके कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने कहा था कि आरएसएस वाले सांप की तरह हैं, जी, जहाँ मिले उसे मार दो। जी, ये तो भड़काने वाली बातें हुई। आप सरासर आवाज़ आ गया होगा पूरा। नहीं ठीक है। अभी जैसे कि आपने बताया कि आरएसएस का लोग ऐसा है वैसा हो, अगर अगला बोल रहा है तो आपका पास पावर बहुमत का सरकार, उससे सवाल पूछना चाहिए कि आप कैसे किस आधार पे बोले। कुछ कुछ आरएसएस का खामियां है, आप लोग को बता देना चाहते हैं कि 50 साल तक वो डेटा बताता है कि अपना तिरंगा झंडा को नहीं एक्सेप्ट किया, वो राष्ट्रीय ध्वज अपना आप को मानते रहा, अपना ये भगवा कलर को, ठीक है, वो अपना अपना आस्था है। वो देखिए, इसमें एक बात मैं बीच में टोकना चाहूँगा जी, कि आप अभी जब तक सरकारी इमारत ना हो जी, तब तक आप राष्ट्रीय झंडा यूज नहीं कर सकते। जी, और आरएसएस का जो बिल्डिंग है वो सरकारी नहीं है, आपको भी पता होगा, हमको भी अच्छे से पता है। जी,
तो आप जब आप झंडा वहाँ लगा नहीं सकते तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वहाँ झंडा लगाया जाए? आप उम्मीद नहीं कर सकते। हाँ, रही बात, कुछ खामियां तो सब में होती है, इस चीज़ को भी हम एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन हाँ, आरएसएस हमेशा से अच्छा काम करा है देश के लिए, कभी भी गद्दारी नहीं करी, ये बात भी मैं कहना चाहूँगा। चलिए ठीक है, आपका मानना है कि आरएसएस ने कभी गद्दारी की नहीं, कि देश के प्रति काम किया, ठीक है, वो तो सोशल मीडिया सब कुछ ठीक है। अभी जो हम लोग मुद्दा थोड़ा सा भटक गए, देश में हिंदुत्व का सरकार है, फिर भी हिंदू खतरा में है, ये इस चीज़ को, नेगेटिव को हम लोग कैसे समझे, इससे कैसे बाहर निकले? इसका कारण है भड़काने वाले, भड़काने वाले विपक्ष लोग। विपक्ष। अगर विपक्ष अगर मुस्लिम को लेके चल रहा है, तो अगर सत्ता पक्ष हिंदू को लेके चल रहा है, तो इसमें क्यों किसी को दिक्कत है? आप जब मुस्लिम 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 हम हैं और हम मुस्लिम है करते हैं, तो सत्ता पक्ष क्यों ना करे कि हिंदू हम हैं और हिंदू हम हैं, क्यों ना कहें? चलिए ठीक है, एक जरूरी है। एक अभी और ट्रेंडिंग चल रहा है पूरा पूरी, जो कि विपक्ष बोलिए या फिर कॉकरोच जनता पार्टी बोलिए या जो भी है, जो डायरेक्ट लोग बोल रहा है कि भाजपा भगाओ देश बचाओ, ये सब नारा का उद्देश्य क्या है? मतलब ये क्या नेगेटिव फैलाना चाहता है? ये नेगेटिव है या फिर पॉजिटिव है? देखिए, ये सबसे पहले स्टूडेंट के लिए नीट पेपर लीक परीक्षा में जो था, उसके लिए प्रोटेस्ट था। धर्मेंद्र प्रधान। हाँ, इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान को मांगा जा रहा इस्तीफा है। सॉल्यूशन है? नहीं, जो कैसे रहेगा सॉल्यूशन? धर्मेंद्र प्रधान किसी के पापा तो है नहीं जो आप बोलिएगा पापा जी आप ये कर दो। वो उस लेवल के इंसान है तब तो मंत्री बने, और नहीं भी लेवल के हैं, इसमें कहना चाहूँगा, तो इस्तीफे से क्या हो जाएगा? आखिर उसके लो लेवल को भी तो देखोगे कि कहाँ मिस्टेक हुई है, उस चीज़ को सब कुछ ठीक करा जा रहा है। आज से पहले कितने बार कांग्रेस सरकार में लीक हुई पेपर, क्या कभी इस्तीफा दिया गया? नहीं दिया गया। तो आप आज कैसे उम्मीद कर सकते हो कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे? और इस्तीफा मांगने का भी कारण होता है, और बहुत सारे ये होते हैं। आपने अनशन शुरू करा, ठीक है, पर आप एक इंसान अनशन कर रहा है, एक आदमी पूरा ठूस ठूस के खा रहा है। अब वहाँ जाके एक बोल रही है कि नहीं मुस्लिम करके कुछ कंट्रोवर्सी हुई थी एक लेडीज़ के द्वारा, वो तो मुझे अभी ये नहीं हो पा रहा है। और एक हुआ जैसे धरना प्रदर्शन हो रहा है, मैं कॉकरोच हूँ। अरे भाई, कॉकरोच सरकार ने थोड़ी बोला या न्यायालय ने थोड़ी बोला? न्यायालय ने तो किसी और को बोला, नहीं आपने अपने ऊपर ले लिया। अगर आप स्टूडेंट के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हो तो स्टूडेंट के लिए करो ना। देश विरोधी नारे लगा जाओगे तो मोदी चोर है, तो ये वहाँ उसका कोई मतलब नहीं बनता है। आपको मतलब बनता है स्टूडेंट के लिए। आप अभी केरल में जाओ, अभी हाल फिलहाल एक वीडियो वायरल हुई थी, केरल में कांग्रेस की सरकार है, तो वहाँ स्टूडेंट को क्यों मारा जाए भाई? वाटर कैनन से प्रोटेस्ट करने पे। पंजाब में भी हुआ, डंडे पे डंडे स्टूडेंट को बज रहा है, वहाँ तो आपकी सरकार है। तो आपको लेना सिर्फ बीजेपी से है इस्तीफा। चलिए, आप जैसे भी एक वर्ड इस्तेमाल किए केरल वाला, और पीछे बोले कि इस्तीफा सॉल्यूशन नहीं है। हमारे इतिहास में लाल बहादुर शास्त्री रेल मंत्री थे, तो उनसे एक मिस्टेक हो गया था, तो वो रिजाइन दिए थे कि हम इस पोस्ट में रहने लायक नहीं है। एक दो और भी हुए, हम एक का सिर्फ नाम बताएं, तो वो सब प्रेरणा, वो सब जो दिखाते, जैसे मान लीजिए इस्तीफा सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन अगर मान लीजिए अभी धर्मेंद्र प्रधान को हटाएं, दूसरा व्यक्ति बैठ गया, जो सिस्टम जो गंदा है, समझिए कि जो सिस्टम है पूरा गंदा है, उसको कोई व्यक्ति को हटाने से नहीं चला सकते हैं। उसका क्या होना चाहिए? सिस्टम गंदा है तो सिस्टम को साफ करें। अब सिस्टम को साफ करने के चक्कर में आप एंटी नेशनल ना हो जाए। जी। अभी जो नीट पेपर में आप प्रदर्शन को बोले, उसमें तो पूरा एंटी नेशनल काम हो रहा है भाई। आप स्टूडेंट के लिए गए तो स्टूडेंट की बातें करें ना, फोकस स्टूडेंट पे रखें जी। किसी और पे नहीं, तो ही सॉल्यूशन है। अब रही बात लाल बहादुर शास्त्री का, तो लाल बहादुर शास्त्री बहुत ही महान नेता थे। धर्मेंद्र प्रधान और लाल बहादुर शास्त्री का कभी भी तुलना नहीं कर सकते आप। नहीं, रैंकिंग दोनों का जमीन आसमान का फर्क है। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। आप सोचिएगा धर्मेंद्र प्रधान लाल बहादुर शास्त्री जी जैसे दे दें इस्तीफा, तो पॉसिबल नहीं है। अभी के ज़माना में कोई नहीं देना चाहता, तो आपको उसी सिस्टम को सुधारना है, इस्तीफा कोई सॉल्यूशन नहीं। चलिए, हम लोग का वार्तालाप ने बहुत बेहतर बात बना, अभी सब कुछ हो गया, लेकिन हम लोग का जो मीडिया पूरा बताता है कि नहीं फ्रीडम स्पीच है, या फिर गंगा साफ नहीं है, मोदी जी बोलते हैं हमें गंगा ने बुलाया है, हम
औतारी आदमी है, ये सब टॉपिक खाली बोलते हैं लेकिन धरातल पे उतरते नहीं। चाहे ठीक है, मान लीजिए इस राज्य में जैसे हेमंत जी का सरकार है अभी यहाँ झारखंड में, ऊपर तो आप बैठे हुए हैं, आप नियंत्रण कर सकते हैं। चाहे कोयला कंपनी आवंटन करना हो या जमीन अधिग्रहण करना हो, दोनों मिल के करते हैं। तो सिर्फ जनता को बरगलाया जाता है। जैसे कि अभी आप देखें कि 6 तारीख को के राजू जी गए थे, आप एक तरफ से 15 करोड़ रुपए लेके कोयला आवंटन कंपनी कर चुके हैं गंदरपुरा कोल ब्लॉक, और आप जाके दिलासा दे रहे कि हम आपकी बात को पार्लियामेंट में रखेंगे, बैठेंगे। तो ये सब जो हम लोग को बुड़बक बनाया जाता है, सारे सरकारें चाहे कोई भी सरकार हो, इस पर आपका क्या कहना है? हम लोग कैसे इससे बचें? इससे बचने के लिए भैया खुद पे भरोसा रखें, नेता मंत्री पे भरोसा ना रखें। आपको अगर लग रहा है गलत तो आप एक साथ खड़े हो जाए, एकजुटता दिखाएं, सब सही होगा। अब रही बात झारखंड सरकार और भारत सरकार का, तो दोनों में सरकार अलग अलग है, तो डिफरेंसेस तो होंगे। देखिए, विकास के लिए सब कुछ जरूरी है। अगर फैक्ट्री नहीं लगेगा तो विकास कैसे होगा? तो इसके लिए फैक्ट्री लगाने के लिए भी वैसी ज़मीन आप देखें। अब कोयला खदान का बात हुआ बड़कागांव एरिया में, तो उसके नीचे कोयला है, बेशक कोयला है तभी वहाँ खदान लग रही है, लेकिन उसके लिए भी आपको ज़मीन देखना पड़ेगा जिससे आम पब्लिक को परेशानी ना हो जी। अब आप बोलते कि गांव को पूरा हटा देंगे, तो ये तो नहीं हुआ। आप फॉरेस्ट एरिया में करें, रख रखाव करें, सुख सुविधाएं दें, उसको कहते हैं कि चकाचक सड़कें दें, सब कुछ दें। अच्छा, एक नेगेटिव ये भी फैला है, जैसे कुछ लोग या समझिए कम नॉलेज हो या फिर ना समझने सकते हैं सोशल मीडिया का वार्तालाप या बात वगैरह, तो एक टैग लग चुका है कि ये अंधभक्त है, वो अंधभक्त है। इस चीज़ से कैसे लोग बचे? आपस में लड़ने लगता है, कोई दोस्त हो या फिर कोई हो, वो कह देगा तुम भाजपा लो, तुम कांग्रेस ला। हम देश में हैं तो भारतीय हैं, भारत से बाहर जाएंगे भारतीय कहवाएंगे। विश्व के स्तर से देखें तो विश्व का एक छोटा सा प्राणी है। तो इस चीज़ को हम लोग कैसे आपस में भाईचारा बना कर रखें? देखिए, इस पे एक बात कहना चाहूँगा कि अभी क्या चल रहा है कि अगर आप बीजेपी के सपोर्टर हो तो आप अंधभक्त हो, किसी अन्य पार्टी के सपोर्टर हो जैसे कांग्रेस या अदर पार्टी कुछ भी जी तो आप पढ़े लिखे एजुकेटेड बंदे हो जी। तो अगर बीजेपी देश के लिए काम कर रही है, जी हमारे धर्म के लिए काम कर रही है, तो हम अंधभक्त सही है भैया। हाँ, मैं अंधभक्त हूँ, ये बात मैं मानता हूँ। तो काम देखा तब तो अनुभक्ति कर रहा हूँ। अगर आपने देखा, आपकी अभी लेता हूँ, आप किसी पार्टी के सपोर्टर होगे मुझे नहीं पता, नहीं। आपको उसका विचारधारा पसंद है तब तो मैं तो आपको नहीं कह रहा हूँ कि आप कांग्रेस भक्त हो या कोई और भक्त हो। अब हम बीजेपी सपोर्टर है भैया तो हम अनभक्त हैं, तो हाँ नहीं, वो टैग लग जाता है, टैग लग जाता है। और दूसरा बात ये भी है ना कि आप जैसे देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि ये अंधभक्त वाला तो ट्रेंडिंग चल ही रहा है, लोग बोलने का बोल देता है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि ये सब बोलने से कुछ होगा नहीं, ठीक है। चाहे कोई भी पार्टी का व्यक्ति हो, अंधभक्त वगैरह बोलने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। हम लोग आपस में भाईचारा कैसे बनाए? जैसे देश आज़ाद करने का समय था 1947 से 45 रहा, तो समझिए कि अभी जो हम लोग देश का परमाणु संपन्न देश बनाया है जेपी अब्दुल कलाम जी, देश में बहुत सारा लोग, कितना लाख लोग शहीद हुए। तो जब देश बचाने की पारी आया था तब नारा लगा था हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब भाई भाई। तो अभी ऐसा जो बिखर गया, इसको हम लोग कैसे समेटें? आप प्लस पॉइंट आप इस पे एक बात बता दें। जैसे आपने बोला कि हम मोदी सपोर्टेड हैं या फिर आप हमें अनभक्त मान सकते, चलिए अलग बात है। मोदी सरकार एंड भाजपा का 2-3 काम ऐसा बेहतर जो गिना सकते हैं आप? सबसे पहले फॉरेन पॉलिसी। जी अभी फॉरेन पॉलिसी में इंडिया के कंपीटर कोई नहीं है। अभी चाइना, अब कुछ साल पहले सुनते होंगे जी कि चाइना भारत के पड़ोसी देशों को अलग 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 करके घेर रहा था, बड़े बड़े पोर्ट्स बना रहे थे जी और अपना सैनिक अड्डा बना रहे थे दूसरे दूसरे देशों में। जी लेकिन अभी उल्टा हो गया। अभी हाल फिलहाल नरेंद्र मोदी जी गए थे, न्यूजीलैंड गए थे जी और इंडोनेशिया गए थे, ऑस्ट्रेलिया गए, जी तो वहाँ से बहुत सारे डिफेंस डील साइन हुए, अलग 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 चीज़। अभी इंडोनेशिया भारत से ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम खरीदेगा और इंडोनेशिया में एक पोर्ट बनाना है भारत को, जी जो पोर्ट जिसे बोलते हैं स्टेट ऑफ मलक्का, जी जहाँ से चाइना का 80% पेट्रोलियम जैसे चीज आते जाते हैं जी। 80% व्यापार वहीं से होता है, मतलब उसी रास्ता से। निर्यात जाने का हाँ, रास्ता है। निर्यात जाने का।
तो उस अगर रास्ते पे अगर भारत सरकार ने कुछ बड़ा करा है तो एप्रिशिएट करने लायक है। जी अगर हमें ऑस्ट्रेलिया से क्या बोलते हैं उसको, कोबाल्ट और जो थोरियम और ऐसे ऐसे चीज़ें जो मिल रहे हैं मिनरल्स, जिससे हम परमाणु बम या कुछ और कर सकते हैं, या सेमीकंडक्टर के लिए मेन अभी सेमीकंडक्टर एक हब बनने वाला है इंडिया। और सेमीकंडक्टर के लिए जो सेमीकंडक्टर क्या होता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान में जो चिप होता है ना अंदर, जी जी वही मेन सेमी कंडक्टर होता है। और उसके लिए जो मिनरल्स जरूरत होता है वो ऑस्ट्रेलिया में मिलता है। ऑस्ट्रेलिया सरकार पहले देना नहीं चाहता था, और अभी जब मोदी जी अभी गए हाल फिलहाल में 4-5 दिन पहले, अब देना तो चाह रहे हाँ हैं। अब वो देना चाह रहा है। तो चलिए फर्क है। ठीक है, आपका कहना है कि बेहतर है, लेकिन हमारा सवाल ये नहीं था। मेरा सवाल ये है, भारत के अंदर ऐसा 2-4 काम गिनवाइए जैसे जिसका तर्क पे 29 में मोदी सरकार कर सके, आप हमें वोट दें। क्या कि अभी तक का जो सोशल मीडिया चल रहा है सब कुछ हो गया है, राम रहीम सब कुछ का राजनीतिक हो चुका है। तो अब तो लोग सवाल करेगा कि आपने 15 साल 12 साल क्या किया जिसका आधार पे हम आपको वोट दें, आपको केंद्र में चुने। तो इस पर आप क्या काम गिनवाना चाहते हैं? 2-3 देखिए, सबसे पहले बात, 10 नंबर जीडीपी से 3rd नंबर तक पहुंचना, जी पहला काम। दूसरा काम, रोडों की कनेक्टिविटी। अभी मैं कितने काम गिरा सकता रोडों हूँ। का अभी काम। कनेक्टिविटी बहुत बेहतर हो गया पहले से। अभी जो इलेक्ट्रिसिटी रेलवे में करी गई है, जी पहले इंजन जो चलता था वो उस लेवल का नहीं था। अभी वंदे भारत ट्रेन फास्टेस्ट ट्रेन है। तो ये सब बहुत सारे काम हैं। अच्छा, एक आपको हम बता देना चाहते हैं, 2-3 एक्ट लगाएं, जैसे 370 हटाएं, जो बहुत मोदी जी एंड भाजपा लोग का कहना है कि बहुत बेहतर काम हुआ। 370 हटाएं, एक कानून लाएं 3 तलाक, राम मंदिर। तो राम मंदिर तो अभी बात करवे क्योंकि चोरी वोरी हो गया, ठीक है, वो जांच का विषय है। लेकिन 3 तलाक पे आप देख सकते हैं अभी आमिर खान तीसरा शादी कर चुके हैं, ठीक है। तो क्या 3 तलाक कानून सिर्फ नॉर्मल आदमी के लिए, बड़ा के लिए नहीं है? नहीं है, तो उस पर जरूर है। कार्रवाई क्या क्या होना चाहिए? कार्रवाई होना चाहिए। जी बीजेपी सरकार या किसी भी सरकार को ये है कि वो कार्रवाई करे। जी अगर देश में ये तो वही बात हुआ ना कि कानून बना दिए भैया, अभी आमिर खान की बात करें, हम तो आमिर खान हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता भैया, आप कानून बनाओ, हम तो धज्जियाँ उड़ाएंगे, ये वाली बातें हो गई। और जो हिंदू लड़कियां, अभी आमिर खान ने 3 लड़कियां से करी हिंदू लड़कियां, तो हिंदू लड़कियां जो लव जिहाद में फंस जाती हैं, उन्हें इस बात पे ध्यान देना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये कभी किसी के सगे नहीं होते। चलिए धन्यवाद। हम लोग बहुत अच्छा वार्तालाप किए। सैल्यूट इंडिया में आपको इतना टाइम तक बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट हम लोग आगे भी वीडियो बनाएंगे, जब ज़रूरत लगेगा फिर उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे। सैल्यूट इंडिया के दर्शकों को धन्यवाद। जय श्री राम मेरी तरफ से सैल्यूट इंडिया के दर्शकों को।